हेलो बेटा। हम लोग अभी इससे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट की ही बात कर रहे थे। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो पर्सनालिटी टेस्ट था उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंटरीज, क्वेश्चनर और आपके स्ट्रक्चर टेस्ट आते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर टेस्ट या क्वेश्चनर से रिलेटेड जो टेस्ट थी पर्सनालिटी वो मैंने आपको बताया। सेल्फ रिपोर्ट जो इन्वेंटरीज थी उसके बारे में बताया। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आपका आता है CPI, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी की बात करेंगे, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज। तो ये जो आपका कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज है, इसको शॉर्टली में अगर बोले तो CPI कहा जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। किसका? साइकोमेट्रिक टेस्ट का। साइकोमेट्रिक जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है उसका ये जो CPI है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इस CPI के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे पहले आपका प्रकाशित किया गया था 1956 में, 1956 में। तो 1956 में इसका सबसे पहला प्रकाशन हुआ और ये आपका एक कहें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें आपके बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो MMPI से लिए गए हैं। MMPI, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। ठीक है, तो MMPI से जो इसके आइटम्स हैं वो लिए गए हैं, लेकिन इसका जो पर्पज़ है, आपकी CPI का जो पर्पज़ है, वास्तव में ये सामान्य व्यक्ति जो है उनकी व्यक्तित्व का मेजरमेंट करता है। साथ ही इसके मौलिक रूप की अगर बात करें, जो रियल में इसका आपका कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल जो इन्वेंटरीज है, इसके जो रियल फॉर्म है उसमें 480 आइटम्स हैं। जिसे कहें तो अगर हम बात करें इसके नए रूप की, तो उसके नया जो फॉर्म बना गया है वो 434 इसमें घटा कर दिया गया है, जिन्हें सही गलत, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी इसमें ऑप्शन है उसमें दो बिंदु मापनी है, जिसमें कि आपके सही या गलत दो ही रूप में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको आंसर देना होता है। इसमें कुल 20 मापनी है, जिसमें कि 3 आपकी वैधता मापनी और 17 मापनियों द्वारा व्यक्तित्व की जो बीमाएँ हैं उसका मेजरमेंट किया गया है। वैसे जो आपकी कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज है, अगर हम इसके मौलिक निर्माण के वर्ष की बात करें तो 1957 में ही किया गया था। फिर भी 1987 में गफ ने कहें तो इसे संशोधित किया। ये जो आपकी इन्वेंटरीज थी कहें तो व्यक्तित्व विकास के, कहें तो जो सामान्य सुलगुण थे, जो नॉर्मल टेस्ट थे, CPI के द्वारा सिर्फ उन्हीं का मेजरमेंट किया जा सकता था। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम CPI का कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत वो सिर्फ जो नॉर्मल ट्रेड्स थे पर्सन के, ये सिर्फ उन्हीं का मेजरमेंट कर सकती थी। कौन? CPI। इसमें टोटल आपके में मैंने कहा कि 480 एकांश मौलिक रूप में लिए गए थे, लेकिन जब गफ ने इसमें संशोधन किया तो उन्होंने टोटल इसमें 462 आइटम्स रखे, यानी 462 एकांश रखे, जिसमें आपके वहीं दो बिंदु मापनी सही गलत के रूप में व्यक्ति को, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आंसर देना था। क्या सही है क्या गलत, उसको जो भी सही लगता था क्वेश्चन जो आइटम्स थे उस पर वो अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता था। ठीक है, इसके जो कहें तो जो आपकी 1987 में जब ये इसको कन्वर्ट किया गया तो इसमें कहें तो जो इसके 50% जो आइटम्स थे वो MMPI से ही लिए गए। इससे पहले भी मैंने कहा कि इसके जो आइटम्स थे MMPI से ही लिए गए थे, तो इसमें कम से कम आपके कहें तो 50% यानी आधे एकांश इसके MMPI से लिए गए थे। इसके द्वारा कहें तो प्रभुत्व, उत्तरदायित्व, आत्मस्वीकृति, आत्मनियंत्रण, ऐसे जो आपके ट्रेट्स थे इसके द्वारा उसका मेजरमेंट आसानी से हो जाता था। इसमें आपकी 3 वैलिडिटी स्किल थी, जिसके द्वारा व्यक्ति की जो गलत मनोवृत्तियाँ होती हैं, क्या उसके एटीट्यूड में क्या कहें तो प्रतिकूल जो एटीट्यूड है उसका मेजरमेंट किया जा सकता था। साथ ही इसकी विश्वसनीयता और वैधता की अगर बात करें तो वो इसकी विश्वसनीयता और वैधता कहें तो काफ़ी अधिक थी। इस वजह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी यूज़फुल रहा और काफ़ी इसको एडमिनिस्ट्रेट भी किया गया। इसी आधार पे हम आपको बता देंगे कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण यानी CPT, कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण, कैलिफोर्निया पर्सनालिटी टेस्ट,
ये भी आपका कहें तो कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, उसमें थॉर्पी क्लार्क और टिंग्स 1939 ने इसको डेवलप किया पहली बार। और ये जो था आपका टेस्ट, वो कहें तो इसकी कई श्रृंखलाएँ बनाई गई, जिसमें कि आपकी प्राइमरी, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी, साथ ही जो एडोलसेंस पर्सन थे उनके लिए भी ये टेस्ट जो था डेवलप किया गया। ये जो आपका टेस्ट था, ये व्यक्ति के कहें तो व्यक्तिगत और कहें सामाजिक जो समायोजन है उससे संबंधित जो शील गुण थे, इसके द्वारा उसका मेजरमेंट किया जा सकता था। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते, तो इस टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो व्यक्ति है, जिस पर्सन का हम पर्सनालिटी मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके जो व्यक्तिगत सामाजिक जो समायोजन है, उससे संबंधित जो शील गुण थे, उसका मापन किया जा सकता था। यहाँ जो पर्सन था उसका कहें तो सेल्फ एडजस्टमेंट जो जाना है, उसको जानने के लिए, या उसके विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जैसे आपकी सेल्फ रिलायंस हैं, आपकी पर्सनल जो वर्क हैं, जो पर्सनल फ्रीडम है, जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, उसका मेजरमेंट करना, या फ्रीडम ऑफ द विदाउट एडेंसीज, ऐसी कंडीशन है, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम नर्सनेस, तो इन सब का जब मेजरमेंट करना होता था, तो इनका मेजरमेंट करने के लिए आपके सीपीटी का यूज़ किया जाता था, यानी कैलिफोर्निया पर्सनालिटी टेस्ट। वहाँ पर कहें तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी व्यक्ति की अगर सोशल एडजस्टमेंट को जानने के लिए, या सोशल स्टैंडर्ड को जानने के लिए, या सोशल स्किल को जानने के लिए, या जो फ्रीडम फ्रॉम एंटी सोशल जो टेंडेंसीज़ हैं, इसका मेजरमेंट अगर हमको करना है, ऐसे जो ट्रेड्स हैं, उनके मेजरमेंट के लिए स्पेसिफिक सीपीटी का यूज़ किया जाता था। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सीपीआई और सीपीटी दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। चूँकि कैलिफोर्निया से ही दोनों लिए गए हैं, इसलिए ये बताना हमने ज़रूरी समझा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भी आपके उसी के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं आपके कई बार जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें पूछ दिए जाते हैं। तो जहाँ सीपीटी होगा, जहाँ सीपीआई होगा, तो सीपीआई तो कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज की वहाँ बात की जा रही है। यहाँ कैलिफोर्निया जो सीपीटी की बात मैं कर रही हूँ, तो कैलिफोर्निया पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, दोनों से पर्सनालिटी टेस्ट ही हो रहा है, पर्सनालिटी का ही मेजरमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो इन्वेंट्रीज है और ये आपका टेस्ट है, ये परीक्षण है, वो आपकी कहें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो यहाँ दोनों चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी का ही मेजरमेंट किया जा रहा है, और दोनों के द्वारा आपके ट्रेड्स का मेजरमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी सीपीटी है, यहाँ जो आपकी सीपीटी है, इसके द्वारा जो पारिवारिक, जो स्कूली और सांप्रदायिक जो संबंध हैं, उससे संबंधित जो हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो आपके शील गुणों जो भी हूँ, अभी मैंने कुछ कहा कि जो पर्सनल वर्क है, जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, जो पर्सनल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कह विदाउट टेंडेंसी है, तो ऐसी जो सोशल एडजस्टमेंट या सोशल स्किल्स या सोशल जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन के ट्रेड्स होते थे, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको भी पूछा जाता था, और उसका आंसर जो है, उसका जो उत्तर है, यानी जो व्यक्ति जो सब्जेक्ट हमारा है वो रिस्पांस जो देता है, वो हाँ या नहीं में देता था। तो जाहिर सी बात है कि आपका सीपीआई भी 2 बिंदु मापनी है, और सीपीटी भी आपकी 2 बिंदु मापनी है। ठीक है, तो यहाँ दोनों आपकी 2 बिंदु मापनी है, दोनों पर सब्जेक्ट को जो रिस्पांस देना होता था वो हाँ नहीं या सही गलत में ही देना होता था। इसकी अगर नॉर्म्स की बात करें, तो इसके जो नॉर्म्स हैं उसमें 1000 जो अलग अलग जो एडजस्टमेंट जो सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड था। और यहाँ हर शील गुण से संबंधित कहें जो पॉसिबल आपके स्कोर थे, या जो पीपल स्कोर थे, उसके साथ ही परसेंटाइल जो रैंक है या परसेंटाइल, उसको निकालने की कोशिश की जाती थी, उसी के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता था। इसके बाद इसकी सहायता से यह पता चल जाता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में अपने जो स्टैंडर्ड है वो उससे विचलित हो रहा है। यानी यहाँ डेविएशन की बात की जा रही है कि पर्सन अपने स्टैंडर्ड से कितना परसेंटेज इधर उधर डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसके द्वारा उसके जो असमायोजन क्षेत्र हैं, यानी जहाँ पर वो समायोजित खुद को नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर वो खुद का एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जहाँ पर्सन का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में पता लगाने में इससे सहायता मिलती थी। यानी जो व्यक्ति एडजस्ट कर ले रहा है, अच्छी बात है, नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, तो किन किन क्षेत्रों में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके एडजस्टमेंट न करने का कारण क्या है, ये जानने के लिए सीपीटी, इट मीन्स कैलिफोर्निया पर्सनालिटी टेस्ट जो था,
उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था और ये पता लगाया जाता था कि व्यक्ति जो है किस क्षेत्र में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब व्यक्ति के बारे में ये पता चल जाता था कि व्यक्ति की इन क्षेत्रों में अपना समायोजन नहीं कर पा रहा है या असमायोजित महसूस कर रहा है, तो ये जानने के बाद व्यक्ति को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता था। ठीक है, अगर हम इसके पर्पस की बात करें, जो आपका सीपीटी था, कैलिफोर्निया जो पर्सनालिटी टेस्ट थी, इसका अगर हम पर्पस की बात करें तो इसका रियल पर्पस जो था यही था कि जो व्यक्ति का जो सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति समायोजित नहीं कर पा रहा है खुद को, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है और उसका न करने का कारण क्या है, उसके कारण को जान करके उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, यानी व्यक्ति को इस लायक बना देना, इसको ऐसा बना देना कि व्यक्ति हर इन्वायरमेंट के साथ, हर सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। वास्तव में इस टेस्ट का पर्पस ही यही था। ठीक है, अगर हम इस टेस्ट की रियलेबिलिटी और वैलिडिटी की बात करें, जाहिर सी बात है कि कोई भी टेस्ट होगा तो उसकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी ज़रूर होगी। इस टेस्ट की अगर हम रियलेबिलिटी की बात करें तो ये टेस्ट जो है, इस टेस्ट के जो कहें तो पॉइंट स्कोर थे, जो बिंदु प्राप्तांक थे, उसकी अगर विश्वसनीयता की बात करें तो वो 0.512 0.97, यानी इसकी विश्वसनीयता 0.51 से 0.97, 0.51 टू 0.97 तक। साथ ही जो इसके पूरे अंक थे उसकी अगर रियलेबिलिटी की बात करें तो 0.80 टू 0.96 तक पाया गया। समझ सकते हैं कि इसकी रियलेबिलिटी कहाँ तक थी, यानी इसको हम एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम पर्सन के अंदर जो असमायोजन की प्रवृत्ति है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, पर्सन को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, यानी पर्सनालिटी इस ढंग की बनाई जा सकती है कि पर्सन किसी भी इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर सके। क्योंकि रियलेबिलिटी 0.51 टू 0.97, और अगर बात करें पूरे अंक की, समस्त अंकों की जो पूरे आपके टेस्ट में हैं, तो पूरे टेस्ट की अगर हम जो पॉइंट स्कोर हैं अगर हम उसकी बात करेंगे तो 0.80 टू 0.96, यहाँ तक की रियलेबिलिटी पाया जाना कोई बड़ी बात कहें तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है आपका कम्प्लीटली रियलेबल है। तो इसका विश्वसनीयता गुणांक एकदम उच्च पाया गया है, यानी इसको कहीं भी एडमिनिस्ट्रेट करके पर्सन की असमायोजन जो तरीके हैं या असमायोजन से संबंधित जो समस्या है उसके बारे में ज्ञान किया जा सकता है। अगर इसी टेस्ट की हम वैलिडिटी की बात करें, जो आपका सीपीटी है, इस टेस्ट की अगर वैलिडिटी की बात करें तो ये जो टेस्ट है आपका कंटेंट वैलिडिटी पर कहे तो डिपेंडिंग है। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम सीपीटी के वैधता की बात करें तो इसकी वैधता जो है विषय वस्तु वैधता, कंटेंट वैलिडिटी पर ये आधारित है। इसीलिए इसका जो कहें तो वैधिकीकरण है वो स्वयं कहें तो पद चयन से ही कर लिया जाता है, जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि जब भी टेस्ट डेवलप किया जाएगा तो उसमें जो आपके एकांश हैं, जो आइटम हैं, उसका सिलेक्शन जब किया जाता है तो उसी समय जो ये कंटेंट वैलिडिटी की मैंने बात की, तो कंटेंट वैलिडिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो टेस्ट है आपका जो सीपीटी है, जब हम इसको डेवलप कर रहे थे, यानी जब इसको साइकोलॉजिस्ट डेवलप कर रहे थे, तो उस समय जिस समय उन्होंने आइटम्स का सिलेक्शन करना शुरू किया तो आइटम के सिलेक्शन के दौरान ही उन्होंने इसकी कंटेंट वैलिडिटी जो है वो देख ली। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो कंटेंट वैलिडिटी है वो तो आपके पद चयन के समय ही पता कर लिया गया। तो यहाँ जो अदर साइकोलॉजिस्ट थे, स्पेसिफिक मैं साइकेट्री की बात करूँगी, तो इसकी वैधता अगर हम चिकित्सकों की से अगर निकालने की बात करें तो यहाँ जो निष्कर्ष निकला, जो विशेषज्ञों का निष्कर्ष निकला, जो एक्सपर्ट थे उन्होंने देखा, तो यहाँ आइटम एनालिसिस जब किया गया तो यहाँ परीक्षार्थियों की जो प्रतिक्रिया और उसकी बाइसीरियल कोरिलेशन की बात करें तो इसके द्वारा भी इसकी वैलिडिटी ज्ञात की गई जो उच्च पाई गई। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जब इस टेस्ट को डेवलप किया गया और आइटम सिलेक्शन किया गया, तो आइटम सिलेक्शन के बाद आपको पता है कि जब भी हम कोई टेस्ट डेवलप करते हैं तो आइटम सिलेक्शन के बाद हम तुरंत आइटम का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। तो आइटम एनालिसिस करने के दौरान जो हमारे साइकेट्रिक पर्सन थे, जो एक्सपर्ट पर्सन थे, उन्होंने इसकी जो कोरिलेशन था वो बाइसीरियल कोरिलेशन के द्वारा ज्ञात किया, यानी इसकी वैलिडिटी ज्ञात करने के लिए उन्होंने बाइसीरियल जो स्टार्ट्स में आप लोगों की आता है तो बाइसीरियल कोरिलेशन के द्वारा इसका वैलिडिटी ज्ञात करने की कोशिश की, जो काफ़ी अधिकतम पाई गई। यानी कहने का अर्थ है कि इस टेस्ट की जो रियलेबिलिटी है, जो वैलिडिटी है, वो मैक्सिमम पाई गई है। कहने का अर्थ है कि इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद किसी भी व्यक्ति की समायोजन से संबंधित जो समस्याएं हैं
उनका पता लगाया जा सकता है। और साथ ही पता लगाने के साथ जो पर्पस है इस टेस्ट का, कि व्यक्ति की समायोजन से संबंधित क्या समस्याएं हैं और उसको हम क्या उपचार दे सकते हैं, तो उसकी भी पूर्ति हो जाती है। यानी ये जो टेस्ट है अपने पर्पस को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल है। अब अगर हम बात करें तो एडवर्स की व्यक्तिगत प्राथमिक अनुसूची की बात की जा सकती है, या एडवर्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, EPPS नाम से इसको जाना जाता है। यह भी आपका एक तरह से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण है, जिसका निर्माण एडवर्स 1954 टू 1959 किसी किसी जगह पर दिया हुआ है। कहीं कहीं पर ये माना जाता है कि ये जो आपकी व्यक्तित्व अनुसूची है, जिसका एडवर्ड 1953 द्वारा किया गया था, और इसका जो प्रकाशन है वो 1954 में किया गया था। यानी जब ये टेस्ट डेवलप किया गया तो एडवर्ड ने इसको 1953 में डेवलप किया, लेकिन जब इसका प्रकाशन हुआ तो 1954 था। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जब भी आपके कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है क्वेश्चन को, कि ये जो टेस्ट है ये कब डेवलप किया गया था, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो प्रकाशन वर्ष इसका 1954 है, 1954 है, लेकिन टेस्ट जब डेवलप किया गया था तो 1953 यानी 1953 में ये डेवलप किया गया और 1954 में इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है। EPPS जो है आपका एडवर्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, इसका सैद्धांतिक आधार की अगर हम बात करें तो इसका सैद्धांतिक आधार जो है वो हेनरी मरे द्वारा जो प्रतिपादित आपका नीड सिस्टम था, जो आवश्यकता तंत्र है वो है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी इसका हम सैद्धांतिक आधार की बात करें, सैद्धांतिक अगर आधार की हम बात करें तो हेनरी मरे ने जो आपका आवश्यकता तंत्र को प्रतिपादित किया था, इसका आधार वही है। ये जो आपका टेस्ट है EPPS जो आपका टेस्ट है, इसके द्वारा जो हेनरी मरे की जो सूची थी उससे आपकी जो नीड टेस्ट थी, यानी 15 आवश्यकताओं का उसी के द्वारा मेजरमेंट किया जा रहा था। यानी कहने का अर्थ है कि आपकी EPPS जो टेस्ट है इसके द्वारा जो मरे की सूची से लिए गए आपकी 15 आवश्यकताएं हैं उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। इसमें स्पेसिफिक जो उपलब्धि आवश्यकता है, प्रबलता आवश्यकता है, या अगर हम बात करें जो संबंधन आवश्यकता है, इन सब का मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। ये जो आपका EPPS टेस्ट है, यानी इनवर्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल जो है, इसमें जो आइटम है आपके वो 210 आइटमों का एक तरह से कहें पेयर है, युग्म है। ठीक है, जिसमें से एक का चयन करके व्यक्ति को अपनी अनुक्रिया देनी होती है। यानी जो आपके 210 आपके पेयर हैं, इसमें जो आपके 210 जो पेयर फुल आइटम है, इसमें एक का चयन करके व्यक्ति जो है वो अपना रिस्पांस देता है, और प्रत्येक जो आपके पेयर हैं जो युग्म है उनमें दो अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं के कथन होते हैं। यानी इस परीक्षण में आपके 210 युग्म हैं, जिसमें से एक का चयन करके व्यक्ति अपनी अनुक्रिया देता है, और प्रत्येक जो आपके युग्म होते हैं वो दो अलग अलग जो आवश्यकताएं होती हैं उनके एकांश होते हैं या कथन होते हैं। तो इस परीक्षण में कहें तो एक तरह से एब्सेटिव जो आपके स्कोर हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जो आवश्यकता की शक्ति की अभिव्यक्ति होती है वो एब्सोल्यूट टर्म्स से होती है, यानी निरपेक्ष रूप से होती है, न हो करके किसी दूसरी अन्य जो आपकी आवश्यकता होती है उसके रूप में होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रत्येक आवश्यकता की शक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है वो निरपेक्ष रूप से न हो करके अन्य आवश्यकताओं की शक्ति के रूप में होती है। अगर हम इसकी अंतराव्यक्ति तुलना के लिए अगर बात करें तो इसके इसेप्टिव जो आपके स्कोर होते हैं उसको कहें तो उस प्राप्तांकों की जो ढांचा है उससे ज़्यादा उत्तम माना गया है। यानी कहने का अर्थ है कि जो इंट्रा इंडिविजुअल जो कंपैरिजन है उसके लिए इसेप्टिव जो स्कोर है उसके लिए जो ढांचा है वो सबसे उत्तम माना गया है। अभी मैंने कहा कि ये जो आपकी पर्सनालिटी इन्वेंटरीज है जो शेड्यूल है, इसमें जो 15 आवश्यकताएं हेनरी मरे की जो 15 आवश्यकताएं थी उन्हीं पर ये आधारित था, और 15 आवश्यकताएं जो थी उनकी जो अपने सिद्धांत में उन्होंने उल्लेख किया है इसी का मेजरमेंट इसके द्वारा किया गया। एडवर्ड्स ने जो इन ये आवश्यकताएं थी जो नीड आपकी थी हेनरी मरे की, उनका मेजरमेंट करने के लिए इस मापनी का वास्तव में निर्माण किया। इसमें आपके मैंने कहा कि कुल एकांशों के 10 जो थे वो आइटम के पेयर थे, जो अलग अलग जो आपकी जो 15 आवश्यकताएं थी
उनसे संबंधित थी। इन्हीं 15 आवश्यकताओं के मेजरमेंट के आधार पर व्यक्तित्व के व्यापक कहें तो अध्ययन के लिए हेनरी मरे द्वारा प्रतिपादित जो आवश्यकताओं का मापन करना होता है, इस परीक्षण का वास्तव में मुख्य उद्देश्य यही था। यानी कहने का अर्थ है कि इस परीक्षण का वास्तविक जो उद्देश्य था वो यही था कि जो मरे के जो सिद्धांत थे उनमें जो आवश्यकताएं दी गई हैं, स्पेसिफिक जो 15 आवश्यकताएं थी, इनका मेजरमेंट करना ही इस टेस्ट का वास्तविक जो कहें तो उद्देश्य यही था। अगर हम बात करें मानक और शतांशी मानक के आधार पर, तो ये जो आपका टेस्ट था ये मानक और शतांशी मानक के आधार पर जो था एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। और ये पीपीएस की कहें 15 जो आपकी मापनियाँ थी, जो आवश्यकताएं थी, अब आप यही कहेंगे कि ये कौन सा प्रकार है। ईपीएस की आपकी जो 15 मापनी की आवश्यकताएं थी ये आपकी कहें तो इस प्रकार हैं। इसको आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से इसमें 15 थी। तो यहाँ पहली बात करें तो ये पहला आपका जो आवश्यकता था वो उपलब्धि मापनी यानी अचीवमेंट, दूसरा सम्मान, तीसरा व्यवस्था क्रम, चौथा प्रदर्शन, पांचवा स्वतंत्रता, छठा संबंधन, सातवां अंतः स्वीकरण, आठवां सहायता, नौवां प्रभुत्व, 10वां अपमान, 11वां पोषण, 12वां परिवर्तन, 13वां सहनशीलता, 14वां विषमलिंगिता, 15वां आक्रामकता। इसके अतिरिक्त भी आपका एक था कंसिस्टेंसी, इट मीन्स संगतता। ठीक है, तो यहाँ अचीवमेंट, डिफरेंसेस, ऑर्डर, एक्सहिबिशन, ऑटोनॉमी, एफिलिएशन, इंटरसेप्शन, सोर्सेस, डोमिनेंस, एब्जॉर्मेंट, साथ ही न्यूट्रिशंस, चेंजिंग, इंडोक्राइंस, मेटासेक्सुअलिटी, एग्रेशन एंड कंसिस्टेंसी। इन सब का मेजरमेंट इसके द्वारा किया जा सकता था। यानी जो भी आपकी मापनियाँ थी ये ईपीपीएस की यही थी। लास्ट में यहाँ पर कंसिस्टेंसी को रखा गया। ईपीपीएस की अगर हम रियलेबिलिटी वैलिडिटी की बात करें तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड के द्वारा, टेस्ट रीटेस्ट जो आपका मेथड था इसके द्वारा आपकी 15 मापनियाँ की विश्वसनीयता, यहाँ 15 ही मापनियों का मेजरमेंट किया गया था या कंसिस्टेंसी लास्ट में रखा गया है। तो यहाँ जो आपकी 15 मापनियाँ थी इनकी विश्वसनीयता 0.74 टू 0.88 तक पाई गई है। और ये जो आपका रियलेबल टेस्ट था, यानी कहने का अर्थ है कि जो इसकी विश्वसनीयता की बात की गई, तो विश्वसनीयता परीक्षण में स्पेशली बात की जा रही है, ये आधारित था आपके टेस्ट रीटेस्ट मेथड पे। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि के द्वारा जब इसकी विश्वसनीयता ज्ञात की गई तो इस 15 मापनियों की जो विश्वसनीयता थी 0.74 से लेकर के 0.88 तक पाई गई। इसी परीक्षण की अगर हम अर्धविच्छेदन विधि से अगर विश्वसनीयता ज्ञात करें, यही टेस्ट आपका ईपीपीएस ही है, तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड से 0.74 टू 0.88 तक पाया गया। और इसी टेस्ट पे जब हम अर्धविच्छेदन विधि से विश्वसनीयता ज्ञात की तो 0.60 टू 0.87 तक पाई गई। अगर हम इस परीक्षण की वैलिडिटी की बात करें तो इस परीक्षण की जो वैलिडिटी है वो काफ़ी कम पाई गई। ठीक है, तो अन्य अगर हम सूचियों की बात करें तो जो इसके अतिरिक्त जो अन्य सूचियाँ थी जो अंकों से संबंधित करने पर हम कोरिलेशन की बात करें तो इसका कोरिलेशन भी अगर जो अदर्स जो इसके स्कोर थे उनसे अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो इसका जो कोरिलेशन था वो काफ़ी कम पाया गया। आवश्यकता विचरण मापने से यानी एसडी स्केल से जब इसका मेजरमेंट किया गया तो यहाँ 0.50 टू 0.80 तक इसका कोरिलेशन मिला। साथ ही अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और अगर जो स्कोरिंग की जा रही है उसकी बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी ईपीपीएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इजी गोइंग है। साथ ही अगर हम इसकी स्कोरिंग की बात करें तो इसका स्कोरिंग करना भी काफ़ी सरल है। मापन किए जाने वाले भाग की यह कहें तो मापनी वैधता जो है माप प्रस्तुत कर सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि ये टेस्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी इजी गोइंग है, इसकी स्कोरिंग भी काफ़ी इजी गोइंग है और रियलेबल और कहें तो वैलिडिटी कम ज़रूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट करके इससे पता लगाया जा सकता है पर्सन की नीड टेस्ट का। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें टेम्परल जो थर्स्टन टेम्परामेंटल जो शेड्यूल है, तो थर्स्टन टेम्परामेंटल शेड्यूल के अंतर्गत जो ये अनुसूची है इसका निर्माण आपके थर्स्टन 1940 ने किया था और इसका आधार जो था वो फैक्टर एनालिसिस थी, यानी कारक विश्लेषण विधि के आधार पे
थर्स्टन टेम्परामेंटल जो शेड्यूल था उसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण आपका 1940 में किया गया था और ये जो आपकी शेड्यूल थे इसमें 140 जो एकांश थे, यानी कहने का अर्थ है कि इस शेड्यूल में, इस टेम्परामेंटल जो शेड्यूल बनाए गए थे, थर्स्टन ने बनाया था, इसमें कुल मिलाकर के 140 आइटम रखे गए थे, 140 आपके एकांश थे। इन एकांशों की सहायता से आपके 7 सीलगुणों का मेजरमेंट किया जा सकता था। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक 7 जो सीलगुण थे आपके, उसके अंतर्गत सक्रियता, प्रबलता, प्रेरकता, प्रभुत्व, स्थिरता, सामाजिकता, प्रतिबिंब, इन 7 सीलगुणों का मेजरमेंट जो था वो जो थर्स्टन टेम्परामेंटल शेड्यूल था इसके द्वारा किया जा सकता था। प्रत्येक जो आपके सील गुण थे उससे संबंधित आपके 20 आइटम रखे गए थे। ठीक है, ये 20 आइटम जो थे उसका निर्धारण करने के लिए आपकी स्कोरिंग की थी, जिसके द्वारा इसका मेजरमेंट किया जा सकता था। इस परीक्षण की अगर हम विश्वसनीयता की बात करें तो 0.40 टू 0.80 तक पाई गई। साथ ही ये जो परीक्षण था आपका सामान्य जो व्यक्ति थे उनका मेजरमेंट, उनके सीलगुणों के मेजरमेंट के साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति थे जो एबनॉर्मल पर्सन थे उनके जो सील गुण थे, उनके जो टेस्ट थे उससे भी संबंधित कुछ कहें तो एकांश को परिशिष्टि में रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरीके से रखा नहीं गया क्योंकि ये परीक्षण असामान्य व मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के मेजरमेंट में सफल नहीं रहा है, बल्कि ये जो परीक्षण था अब उन्हीं पर एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता था जो व्यक्ति सामान्य थे। बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, अगर हम इसकी बात करें तो बेल एडजस्टमेंट जो इन्वेंट्री थी, इस इन्वेंट्री का जो निर्माण था बेल 1934 ने किया। ये जो आपकी इन्वेंट्रीज थी इसका मूल पर्पस जो था वो व्यक्ति में एडजस्टमेंट संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं, यानी जो पर्सन इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उनकी इन कठिनाइयों का किन कारणों से व्यक्ति अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ, इसका मेजरमेंट करने के लिए, ये इसका पता लगाने के लिए जो वेल इन्वेंट्रीज थी इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता था। ये जो आपकी इन्वेंट्रीज थी इसके 2 फॉर्म थे। पहला फॉर्म था इसका स्टूडेंट फॉर्म, दूसरा इसका फॉर्म था ऑक्यूपेशनल फॉर्म। मीन्स पहला था विद्यार्थी फॉर्म, दूसरा व्यवसायिक फॉर्म। बात अगर हम करें स्टूडेंट फॉर्म की तो जो स्टूडेंट फॉर्म था बेल्किन ने जो समायोजन आविष्कारिका बनाई थी, उनका कहना था कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने घर या अपनी हेल्थ या अपने सोशल या अपने इमोशनल जो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनका मेजरमेंट, उनकी ऐसे टेस्ट जो हैं, ऐसे जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं, जब उनका मेजरमेंट करना होगा तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट फॉर्म में स्पेसिफिक यही रखा कि ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो स्पेसिफिक, इनके 4 क्षेत्रों की उन्होंने बात की है। 4 क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे उनका होम होम एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हेल्थ एडजस्टमेंट नहीं है, वो अनहेल्दी पर्सन हैं, या जो सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या जो इमोशनल एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन अवस्थाओं में जहाँ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है उससे संबंधित जो उनकी एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी या जो समस्याएं थी, इनका पता लगाने के लिए इन्होंने स्टूडेंट फॉर्म को डेवलप किया था। स्टूडेंट फॉर्म जो था बेल की जो आपके एडजस्टमेंट इन्वेंट्रीज में स्टूडेंट फॉर्म था उसमें 140 आइटम्स रखे गए थे, यानी 140 आइटम रखे गए थे। और 140 जो उनके आइटम थे उसमें हर आइटम का जो आंसर था, यानी 2 बिंदु मापनी के आधार पर ही रखा गया था, यानी उसमें हर आइटम के सामने हाँ, नहीं या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। ठीक है, इनमें से किसी एक पर चिन्ह खींच करके उन्हें अपना रिस्पांस देना होता था। ठीक है, यानी वो फॉर्म जो स्टूडेंट फॉर्म था उसमें आपके आंसर जो थे हर आइटम के सामने हाँ, नहीं और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। हर आइटम को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट था वो हाँ में, चाहे नहीं में, या क्वेश्चन मार्क, कैन नॉट से, ऐसी किसी भी एक आइटम के सामने अपना चिन्ह खींच करके वो अपना रिस्पांस देता था। दूसरा जो इनका फॉर्म था ऑक्यूपेशनल जो फॉर्म था, ऑक्यूपेशनल फॉर्म में भी इन्होंने 140 आइटम्स को रखे थे और इसमें जो 20 आइटम्स थे इसमें बाद में इन्होंने और जोड़ दिया, यानी कहने का अर्थ है कि हाँ, जो 140 आइटम्स थे उनमें जो 20 आपके आइटम थे या एकांश थे और जोड़ दिया गया। इस फॉर्म में कुल मिला करके हैं अगर बात करें तो ये 5 क्षेत्रों का जो है, यानी ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड जो व्यवसाय है उससे रिलेटेड 5 ऐसे क्षेत्र थे जिनका इसके द्वारा मेजरमेंट किया जा सकता था। और ये 5 क्षेत्र व्यक्ति के ऑक्यूपेशन से ही रिलेटेड थे, यानी जो व्यवसाय कर रहा है
या कर रही है एनीथिंग। तो यहाँ उसके पांचों क्षेत्रों का मेजरमेंट करना था कि वो इन सभी 5 क्षेत्रों में खुद का एडजस्टमेंट पर्सन कर पा रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगा वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, या ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड अगर पर्सन सर्टिफाइज नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ जो पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वैसे जो ट्रेड्स थे उसका मेजरमेंट करके उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना था, मूल पर्पज़ यहाँ पर वही था। तो यहाँ जो ये फॉर्म था का ऑक्यूपेशनल फॉर्म, इसकी 5 क्षेत्रों से मेजरमेंट किया गया। जो आपके एडोलसेंस के एज के जो पर्सन थे, जिनको एडजस्टमेंट की कहें तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके ट्रेड्स का मेजरमेंट करने के लिए स्पेसिफिक इसको डेवलप किया गया। साथ ही अगर हम आगे बात करें तो ये जो टेस्ट था, इसकी विश्वसनीयता की बात करें तो इसका विश्वसनीयता गुणांक आपका 0.75 टू 0.89 तक पाया गया, यानी इसकी विश्वसनीयता काफ़ी अधिक पाई गई। अगर हम इसकी वैलिडिटी कोफिशिएंट की बात करें तो वैलिडिटी कोफिशिएंट इसका 0.58 टू 0.89 तक पाया गया। ये जो आपका कहें तो इन्वेंट्रीज थी, इसका एडॉप्टेशन भारतीय भाषाओं में भी किया गया, यानी हिंदी और मलयालम में भी इसको कन्वर्ट किया गया, जो वेलकई समायोजन आविष्कारिका थी। और यहाँ भारतीय भाषाओं में करने का पर्पज़ भी यही था कि पर्सन या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो ऑक्यूपेशनल जो ऐसे पर्सन हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सके, तो उनके मेजरमेंट करके उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना था। यानी समायोजन के अंतर्गत जो बच्चे हैं वो अपने घर में अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने समाज में अपने इमोशन के साथ कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये पता लगाना और उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, ताकि उनका एडजस्टमेंट वहाँ पे हो सके। साथ ही जो ऑक्यूपेशनल था उसके अंतर्गत जो 5 क्षेत्र थे उनको रखा गया, और 5 क्षेत्रों के अंतर्गत व्यक्ति के समायोजन से संबंधित जो समस्याएं थी उनको जानना और उनका निदान करना ही उनका कहें तो मेन पर्पज़ था। यहाँ हम आपको बता दें कि जो आपका EPPS है और जो आपकी कैलिफोर्निया है, फाइनली ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं जो आपके मनोमितिक परीक्षणों के अंतर्गत आते हैं। और EPPS की जो मैंने बात की, इसमें आपके मैंने कहा है कि मरे के जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसमें उसका कहें तो आधार वही है, और इसमें नीड टेस्ट को जो 15 जो नीड टेस्ट थी उन्हीं के आधार पे इसका जो आइटम सिलेक्शन है वो किया गया था। इसकी की जो विषय वस्तु है उसमें से भी अगर हम किसी भी नीड्स की बात करें तो जो अभाव में मिला हुआ था उसी कंटेंट को रखा गया। यहाँ बात करें अगर हम एडवर्ड्स की, तो उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पे निम्न समूह पर कहें तो विभिन्न जो आपके नॉर्म्स दिए गए थे उनके आधार पर उन्होंने अपनी स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने 749 जो आपके पुरुष थे यानी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, जो बॉयज़ स्टूडेंट्स थे, तो उस पर, और साथ ही 760 जो आपकी वुमेंस कॉलेज की जो स्टूडेंट्स थी उनके लिए उन्होंने परसेंटाइल, साथ ही टी स्कोर जो नॉर्म्स थे उनको, और दूसरी अगर बात करें तो उन्होंने कुछ ऐसे पर्सन्स जो आपके सामान्य थे जिनको कि कहीं 4031 जो पुरुष थे, और उसमें एडोलसेंस की बात करें तो 4932 सामान्य स्त्रियों के जो एडोलसेंस थी उनको लिया गया, और उन्हीं के द्वारा उन्होंने शतांशीय जो मानक थे उनको ज्ञात करने की कोशिश की। ये जो आपका परीक्षण था EPPS, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें 749 जो थे पुरुष जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, 760 जो स्त्रियां थी जो कॉलेज की स्टूडेंट थी, उनका शतांशी और टी प्राप्तांक नॉर्म्स दोनों ज्ञात किया गया। इसके साथ ही 4031 जो सामान्य एडोलसेंस से एडल्ट व्यक्ति थे उनको, और वैसे ही आपकी जो 4932 जो सामान्य एडोलसेंस के अंतर्गत जो स्त्रियां आ रही थी, वयस्क स्त्रियां, उनको भी शतांशी जो नॉर्म्स थे उनको लिया गया। इस परीक्षण में अगर हम व्यक्तित्व के चित्रण की बात करें तो ये जो आपका परीक्षण है वो व्यक्तित्व की चित्रण करने वाला कहें तो एक पार्श्व चित्र होता है, यानी कहने का अर्थ है कि इसके द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से मेजरमेंट किया जा सकता है जहाँ पर कि व्यक्ति की नीड्स की बात हो, जहाँ उसकी आवश्यकता की बात हो। ठीक है, तो यहाँ जो कहें तो ऐसे मानक जो मिले उनसे जो नीड से संबंधित जो व्यक्ति की शक्ति होती है उन वो कैसे उसका प्रदर्शन कर रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि जो उसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता का कैसे मेजरमेंट किया जाए, ये आपके EPPS के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही अगर हम कहें कि जो ऐसे नीड्स हैं जो पूर्ण रूप से कहें कि संभव नहीं है या असंभव ही है, तो ऐसे व्यक्ति के जो सभी आपके नीड्स थी उनका स्थिरता पूर्वक अगर उच्च या निम्न अंकों को अगर देखा जाए
तो इसके आधार पे ये कहें तो ये घटता या बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे पर्सन जिनकी आवश्यकताएं जो हैं वो मेज़र नहीं की जा रही हैं, ऐसी आवश्यकताएं जो असंभव हैं, उनका जब मेज़रमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पर जो नीड है उस पर्सन की, वो घटते या बढ़ते क्रम में मिल रहे थे। साथ ही यही नहीं था, इसमें कहने का अर्थ है कि प्रोफाइल स्टेबिलिटी स्कोर can also be found be correlating the individual additive in score in the 15 variables। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो व्यक्तित्व के आपके व्यापक जो अध्ययन किए गए थे APPS के द्वारा, साथ ही मरीज ने जो अपना नीड जो थ्योरी दी थी उसमें से जो इन्होंने 15 जो कहें तो नीड टेस्ट का मेजरमेंट किया, वास्तविकता यही थी कि इस टेस्ट का जो मूल पर्पस था, जो रियल पर्पस था, वो यही था कि जो मरे के 15 जो नीड टेस्ट थे उसका मेजरमेंट किया जा सके। साथ ही अगर हम इस विधि की बात करें तो इसमें आपके परीक्षण पुनर्परीक्षण यानी टेस्ट री टेस्ट मेथड से अगर हम इसको 15 जो इसकी मापनियाँ थी इसकी रियलेबिलिटी की बात करें तो 7.74 टू 0.88 तक, और साथ ही अर्धविच्छेदन जो विधि थी इसमें सम विषम विधि की अगर बात करें तो 0.60 टू 0.87 ज्ञात की गई। यानी इसमें आपस में जो नीड्स के कहें तो कोरिलेशन थे वो पाया गया। यानी दो अगर कोई व्यक्ति है उसमें जो आवश्यकताएं हैं उनका अगर मेजरमेंट किया जा रहा है तो कोई भी एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता से एक तरह से कोरिलेटेड थी। यानी ये दो आवश्यकताएं अगर व्यक्ति की हैं तो दोनों के बीच में सहसंबंध पाया गया इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ कई ऐसे सहसंबंध को देखा गया जहाँ शून्य या नकारात्मक दिशा में भी पाया गया, लेकिन यहाँ पर जो नीड थे व्यक्तियों के उसका मेजरमेंट जब किया गया तो यहाँ कोरिलेशन पाया गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि कुछ ऐसे नीड्स थे जहाँ पर कि कोरिलेशन शून्य था, यानी दो आवश्यकताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था या शून्य संबंध था। या कहीं कहीं ये भी सिचुएशन आई है कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अगर दो या दो से अधिक जो आवश्यकताएं थी उसके बीच में जो कोरिलेशन था वो नेगेटिव था। यानी कहने का अर्थ है कि नकारात्मक सहसंबंध पाया गया। क्योंकि ये परीक्षण अपने मौलिक स्वरूप को रखता है इसलिए इसकी अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो इसमें वैलिडिटी कम ही पाई गई थी। यहाँ जो अंकों की यानी व्यक्तियों से अगर मतों की तुलना करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं मिला। अन्य जो सूचियाँ थी या अंकों से संबंधित थी या इनका कोरिलेशन कहें तो कोरिलेशन काफ़ी कम पाया गया। अगर हम इनकी नीड्स की बात करें तो इसको अगर ESD स्केल पर देखते हैं तो 0.50 टू 0.80 तक इसका कोरिलेशन पाया गया ESD स्केल पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम परीक्षण की व्यवहारिक जीवन की बात करें कि इस टेस्ट को अगर हम बिहेवियरली कहीं भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वहाँ जो इसका चयन है या संदर्शन है तो उसमें क्षेत्र में कहें तो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आज के डेट में भी आज भी इसकी कहें तो ऐसी जो आज का जो युग है काफ़ी कहें तो मॉडर्न युग है और काफ़ी जटिलता से भरा हुआ है। इस युग में भी अगर हम रिसर्च करने की बात करें तो ये जो EPPS है ये काफ़ी अच्छा साधन साबित हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तित्व की आंतरिक जो छिपे हुए पहलू हैं, जो व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं हैं, आंतरिक कहें तो जो नीड्स हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए ये टेस्ट जो है काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और इसी आधार पर RP भटनागर ने हाई स्कूल के बच्चों पर इसका कहें तो एक तरह से भारतीय अनुकूलन भी किया, क्योंकि बच्चे ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल के हैं उनके अंदर एक तरह से कहें तो व्यक्ति जो बच्चा है वो काफ़ी एक्टिव होता है और उस समय उसकी जो नीड्स होती हैं काफ़ी अधिक होती हैं। तो उसकी क्या नीड्स हैं और क्या उनकी नीड्स के बीच में कोरिलेशन है ये मेज़र करने के लिए RP भटनागर ने इसका भारतीय अनुकूलन किया और इसके आधार पर उन्होंने हाई स्कूल के जो बच्चे थे उनके नीड की टेस्टिंग की और उनके टेस्टिंग के आधार पर उन्होंने जो था वो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त अगर हम MPI की बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ हम MMPI की बात नहीं कर रहे हैं, MPI की बात कर रहे हैं। MMPI आपका माइनोसोटा मल्टीप्लेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है और MPI मॉडसली पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ मॉडसली पर्सनालिटी इन्वेंट्री की। ये जो आपकी इन्वेंट्री है इसके आपकी दो डायमेंशन हैं, दोनों डायमेंशन पे जो है पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है। जो कि मैं यहाँ डायमेंशन की बात कर रही हूँ, पर्सनालिटी मेजरमेंट की बात कर रही हूँ, मॉडसली पर्सनालिटी इन्वेंट्री की बात कर रही हूँ, तो दिमाग में आ ही क्या होगा कि बात यहाँ पे किसकी हो रही है, आइजेंग की हो रही है। तो आइजेंग ने जो पर्सनालिटी के जो दो आयामों की बात की है, जो दो आपकी डायमेंशन की बात की है, उसमें उन्होंने न्यूरोटिम्स की बात की है और साथ ही उन्होंने एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने दो डायमेंशन पे पर्सनालिटी मेजर करने की बात की, वहाँ पर उन्होंने सामान्य और असामान्य दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए इनकी जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी उपयुक्त है और इसके टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी कोई निश्चित समय नहीं है।
क्योंकि इसका जो छोटा रूप है अगर हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करें तो ये 3 से 5 मिनट तक का समय लेता है। साथ ही अगर हम इसके बड़े रूप की बात करें तो ये लगभग आपके 15 टू 20 मिनट्स का टाइमिंग लेता है। तो यहाँ जो इसकी लघु मापनी की बात करें, जो छोटी मापनी है, वो उसमें आपके कुल मिलाकर के 12 पद हैं और जो लंबी मापनी है उसमें 48 पद हैं, यानी 48 आइटम रखे गए हैं। इसका भी आंसर जो है वो 3 विकल्प यानी 3 बिंदु मापनी है आपकी यहाँ पर, हाँ, नहीं और साथ ही क्वेश्चन मार्क, कैन नॉट से। ठीक है, तो यहाँ हाँ नहीं या क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है इसका इसी पर जो हमारा प्रयोग जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको अपनी अनुक्रिया व्यक्त करनी होती है। साथ ही इसका मूल कहें आइजिंग ने जो तैयार किया था, मूल रूप जो इसका, उसको आइजेंक ने ही तैयार किया था। और इसका एन आयाम पर देखें हम, चूंकि एन और न्यूरोटिज्म दोनों की बात की गई थी, जो एन डायमेंशन है उसमें अधिकतम आपको 48 हो सकता है जो स्कोरिंग है, और ई पर हम देखें तो 48 हो सकता है। तो यहाँ अगर लघु प्रारूप की बात करें, छोटे प्रारूप की, तो इसके दोनों आयाम जो होते हैं, जो दोनों डायमेंशन है, इसमें अधिकतम आपके 12-12 होते हैं। तो इसके अर्धभाग की अगर हम विश्वसनीयता गुणांक की बात करें तो एन के लिए 0.566 और ई के लिए 0.358 है। इसके जो आपके डाटा हैं, जो इसके प्रदत्त हैं, वो प्राप्त करने के लिए एन और ई पर जो आपके पूरे अंक होते हैं उन अंकों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, और जो आपके पूरे पद होते हैं जिनका उत्तर हाँ नहीं में सब्जेक्ट दिया होता है उसको 2 अंक दिए जाते हैं। हाँ में होता है तो 2 अंक दिए जाते हैं। तो ये जो उसकी स्कोरिंग की जाती है, इसके साथ ही 14, 16, 18, 22, 24, 30, 36 और 40, ये आपके 8 पदों के लिए होते हैं। यहाँ ई जो डायमेंशन है ये उससे संबंधित है जिसका उत्तर हाँ नहीं में देना होता है, जिसको 2 अंक दिए जा रहे हैं। 2 के उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका डाटा है उसको नॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जिस कन्वर्ट करने के बाद यानी परिवर्तित करने के बाद जो नॉर्म्स है उसके द्वारा परिवर्तित करने के बाद इसमें एन और ई की कहें तो एक तरह से कंपेरिजन की जाती है। उसकी जो नॉर्म्स होते हैं उसका कंपेरिजन किया जाता है और उसका कंपेरिजन करके रिजल्ट आउट किया जाता है। तो ये जो परीक्षण है आपका कहें तो इस पर 50 जो मानक अंक हैं और औसत से एक आपका सिग्मा जो है, जो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी इसे 70 से अधिक और 30 से कम अगर औसत जो मिल रहा है उससे विचलित होता है। तो यहाँ ये जो औसत से एक जो महत्वपूर्ण नहीं है, एक जो सिग्मा है आपका 1 सिग्मा ±1 सिग्मा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 70 से अधिक और 30 से कम अंक के जो औसत होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसी से ये विचलित भी होता है। तो यहाँ ये जो आपका टेस्ट है MPI, इसके द्वारा जो व्यक्तित्व है उसके दोनों डायमेंशन का मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ आपकी जो कहें तो टेस्ट है मनोमितिक परीक्षण, ये पूरा हो रहा है। अगर इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स हमको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा।